हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अच्छा, ये करता क्या है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं और हर सिस्टम का काम है एक पर्टिकुलर काम को करवाना। ठीक है, हर सिस्टम एक पर्टिकुलर काम को डन करवा रहा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है खाने को पचाना, यानी खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ये कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसने काम किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या था? सर, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम था खाने को छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ना ताकि सेल तक पहुंच जाए, यानी सेल तक पहुंचाना। मेनली समझो, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को सेल तक पहुंचाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। लेकिन ये जो सेल तक पहुंचाने वाली कहानी है, खाने को और ऑक्सीजन को, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाने को तोड़ देता है, तोड़ के कहाँ रख देता है? पेट में, है ना। तो इसका काम है खाने को तोड़ के पेट में स्टोर कर देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है सांस को कहाँ तक ला के रख देना? लंग्स में। समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ से सेल तक पहुँचाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है और उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है? एक लाइन में बता दिया, बड़ा जल्दी में बता दिया, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। मिली डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाया, खाना खाने के बाद वो कहाँ गया? पेट में। पेट में रुक गया खाना, लेकिन हमारा काम तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये खाना सेल तक नहीं पहुंचेगा। तो खाना डाइजेस्टिव सिस्टम ने कहाँ पे रख दिया भाई? पेट में रख दिया है ना। खाना आ चुका है कहाँ पे? पेट में। ऐसे ही आपने सांस लिया, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जा चुका है? लंग्स में। लंग्स मतलब फेफड़े में, है ना। लेकिन ये काम नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब तक ये काम सेल के रिस्पेक्ट में ना किया जाए, यानी सेल तक ना पहुंच जाए, ये पूरे काम का जो फल है, इस पूरे काम का जो फल है वो कहाँ तक ना पहुंच जाए? सेल तक ना पहुंच जाए, तब तक काम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। खाना आपने पेट में रख लिया तो पेट ही थोड़ी ना खाना खाएगा। बॉडी के अंदर क्या लगी हुई है? सेल। वो कोशिकाएं खाना खाती हैं। आयो समझ में? यानी वो जो खाना है वो कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा नहीं रखेगा। एक्चुअल में ऑक्सीजन की जरूरत है किसको? कोशिका को जरूरत है, तो कोशिका तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, मतलब जो मेन पोर्शन है, जो ऑर्गन्स हमारे मेनली जो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं, उस काम का फल होता है। उस फल को कहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा? कोशिका तक। तो उस कोशिका तक सर्कुलेट कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? मेनली अलग अलग ऑर्गन का जो रिजल्ट होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गन जो काम करते हैं, उस काम का जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को कहाँ तक पहुँचाना? सेल तक पहुँचाना। ठीक है ना, यानी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराना। अच्छा, आप दवा खाते हो, मेनली सपोज करो आपका पैर दर्द कर रहा है, तो आप दवा खाते हो। दर्द की कोई दवा लोगे, जब दवा लोगे तो दवा जाएगा कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। लेकिन वो पैर तक पहुँचाना है, तो ये बताइए पेट क्या चल के जाएगा पैर तक? नहीं। तो उस दवा को पेट से पैर तक पहुँचाने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कौन आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर काम कराना, यानी सर्कुलेशन कराना। क्लियर है मेरी बात? यानी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कराना, ट्रांसपोर्टेशन कराना। क्लियर है ना? मिली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब ये सर्कुलेशन कराने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन लगे होते हैं। देखिए, जब मैं एक बात करूंगा, क्या जब मैं बात कहूंगा सिस्टम, तो सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन। आपको मैं कई बार समझा चुका हूं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। सेल मिलता है तो क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। और ये जो अंग तंत्र होता है किससे मिलकर बना होता है? अंग से बना होता है। वैसे ही हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं? तो मेनली सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? ब्लड। कौन होता है? ब्लड। ब्लड मतलब रक्त, या इसी को बोलते हैं खून, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा कंपोनेंट या माना जाए जो सर्कुलेशन का काम कराता है, तो वो कौन सा अंग है? ब्लड। वैसे तो इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं मेनली, लेकिन फिलहाल में हम इसको क्या मानेंगे कि ये क्या है? अंग है।
है ना। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बड़ा अंग कौन सा है? ब्लड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही सर्कुलेट कराता है। खाना है, खाना मतलब जो आपने खाना खाया तो खाने से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन मिलता है ना, प्रोटीन मिलता है, और क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। तो इन सबको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? दिख नहीं रहा है? यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो मेनली ब्लड क्या करता है? तो ग्लूकोज को देखते हो, खाना खाते हो तो ग्लूकोज से खाना खाते हो तो ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, और क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। इन सबको क्या करता है? इन सबको अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। कौन? ब्लड ही पहुंचाता है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि लीवर है हमारा, लीवर बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, तो उनको अलग अलग जगहों तक पहुंचाना पड़ता है ना। तो भी कौन करता है? वो भी हमारा ब्लड ही करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या एक जगह से दूसरे जगह तक चीज़ों को ले जाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। समझ में आ रहा है? मेनली सर्कुलेशन का जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड के द्वारा। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो ब्लड हमारा मेन कंपोनेंट है, मेन ऑर्गन है किस चीज का? सर्कुलेशन का। क्लियर है? सर्कुलेशन का। तो सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन अगर आपसे पूछ दे तो कौन है? ब्लड। लेकिन ये ब्लड अपने आप तो जा नहीं पाएगा। ब्लड क्या है? इट इज अ लिक्विड। अब लिक्विड है तो इसका मतलब अगर मान लो मेरा शरीर है तो शरीर में अगर मेरे लिक्विड डाल दे, यानी पानी पीऊंगा तो पानी कहाँ जाएगा? डायरेक्ट नीचे जाएगा। ऐसे पानी तुम ऐसे ऊपर से गिराओगे तो कहाँ गिरेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी खींच लगी। ऐसे खून भी तो मेरा केवल और केवल कहाँ इकट्ठा होगा? मैं जब खड़ा हूँ तो खून कहाँ जाएगा? केवल और केवल नीचे रहेगा ना। हाँ या ना? तो नीचे चला जाएगा बेचारा। तो नीचे ना जा पाए, वो पूरे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, उसके लिए प्रेशर जनरेट किया जाता है। और वो प्रेशर जनरेट कौन करता है? हार्ट। समझ में आ रहा है? हार्ट मतलब हृदय। तो हृदय क्या करता है? हृदय ब्लड को पंप करता है। हृदय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। समझ में आ रहा है? तो ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हृदय का है। यानी हमारे सर्कुलेशन के अंदर जो दूसरा मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? हृदय। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई भी सिस्टम कई सारे अंगों से मिलकर बना होगा। पहला अंग है ब्लड, दूसरा अंग है हृदय। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ब्लड तो मेरा एक ही जगह पे इकट्ठा होगा ना, केवल कहाँ? पैर के साइड में ज़्यादा खून, पूरे शरीर में खून ही नहीं रहेगा। हाँ या ना? ये सर नो समझ पा रहे हैं? तो ये जो हार्ट होता है वो एक्चुअल में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है, उसको प्रेशर देता है, पंप करता है। समझ में आ रहा है? तुमको ऐसे ऐसे जाना है, ठीक। और मेनली जो ब्लड होता है अगर ये खुले में दौड़ रहा है तब तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर वैसे जनरली कहीं भी फैला होगा। हाँ या ना? मान लो अगर हम एक दवाई खा रहे हैं तो वो दवाई हर जगह पहुंच जाएगी। कैसा नो? तो कई लोगों के लिए फायदा, मतलब मान लो ऐसे मैं बताऊं, पैर दर्द कर रहा है तो पैर दर्द की दवा खाई तो पैर तक पहुंचा, है ना। लेकिन अगर मान लो खुले में दौड़ रहा है हमारा ब्लड, तो मैंने दवा खाई तो पूरा का पूरा दवा पूरे शरीर में फैल गया कि नहीं फैल गया? समझ में आ रहा है? वैसे तो वो भी पूरे शरीर में ही फैलता है, लेकिन मेनली अभी क्या होगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। जिनको जरूरत नहीं उनको भी मिल जाएगा तो उनके लिए तो खराब काम करेगा ना वो। एक्चुअल में मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्लड है वो एक्चुअली खुले में नहीं चलता है, उसके लिए पाइपें लगानी पड़ती हैं। समझ में आ रहा है? ब्लड किस में दौड़ रहा होता है? पाइप में। समझ में आ रहा है? तो तीसरे नंबर पे हमारे सामने क्या आती हैं? ब्लड पाइप, या इसको डक्ट बोल दो या इसको वेसल्स बोल दो, वेसल्स, ठीक है। ये तीसरे नंबर का क्या है? ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? इनको रक्त वाहिका बोलते हैं, रक्त नलिका बोल दो, रक्त नलिकाएं या वाहिकाएं, ठीक है। क्लियर? क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेनली सर्कुलेशन मतलब आप चीजों को पहुंचाना, पहुंचाने के लिए कितने लोग आएंगे? 3 लोग सर। एक तो ब्लड रहेगा, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड पाइप, ठीक है। क्लियर है? क्या होगा इससे? भाई ये वही लोग हैं, मतलब ये सिस्टम क्या करेगा? इस सिस्टम का काम क्या है बताइए? इस सिस्टम का काम क्या है? इस सिस्टम का काम है बॉडी के अंदर किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या स्थल तक पहुंचाना, ठीक है ना। इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? तो मेनली ब्लड किसका किसका करवाता है? गैसेस का करवाता है, बहुत सारे गैसेस हैं,
न्यूट्रिएंट का, पौष्टिक तत्वों का, है ना, जो खाना खाते हैं उससे पौष्टिक तत्व मिलते हैं उनका। हार्मोन और एंजाइम का, है ना, हार्मोन और एंजाइम का, इन सब का ये क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ऐसा नो, आप दवा खाते हो तो दवाओं का, मेडिसिन का, और पांचवा और अदर भी मटेरियल्स होते हैं, है ना, क्लियर। तो इन सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्हीं की, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्टेशन करवाना, बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। इसके लिए कितने लोग उत्तरदायी हैं, उसके लिए ब्लड है, हार्ट है और ब्लड पाइप है। क्लियर है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया है, यस और नो, इसको ए ले लो, इसको बी। ब्लड पढ़ लिया, अच्छे से समझा दिया गया ब्लड। अब हम क्या देखेंगे, हार्ट, उसके बाद ब्लड पाइप वहीं पे देख लिया जाएगा। क्लियर है। तो चला जाए, आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक मैं बात बता दूं कि पहली बार जो सर्कुलेटरी सिस्टम का परिचय बनाया गया, मतलब मेनली कई लोग जब शुरुआती दौर में जाएंगे तो शुरुआती दौर में साइंटिस्टों के मन में प्रश्न उठने लगा, भाई कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना तो पेट में जा रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह सोचिए, अगर हम एक साइंटिस्ट बन जाते हैं, और अब देखो साइंटिस्ट कौन होते हैं, सबसे पहला प्रश्न, साइंटिस्ट वो होते हैं जिनके मन में प्रश्न उठता है, उन्हीं को हम साइंटिस्ट बोलते हैं। और उनके मन में जब प्रश्न उठता है तो हमारी तरह चुपचाप बैठे नहीं रहते हैं, उस चीज़ को ढूंढते हैं, समझ में आ रहा है। तो मेनली साइंटिस्ट उनको कहेंगे जिनके मन में प्रश्न उठ रहा है और उस उठते हुए प्रश्न का वो उत्तर ले पाए, तो वो साइंटिस्ट कहलाएंगे। अगर हम ही अपने प्रश्न, जो हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ना, ये साइंस की सबसे पहली चीज़ यही है, शर्त यही है कि आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो अगर ये प्रश्न उठ रहे हैं तो इसका मतलब आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप ये प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, कोई आप चीज़ें देख रहे हैं, आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं, बट आप उससे ना कोई प्रश्न कर पा रहे हैं, ना रिलेट कर पा रहे हैं, ना कोई आंसर दे पा रहे हैं, है ना। जैसे आपके घर के बगल में, सॉरी घर के बगल में कह रहा हूँ, आपके कमरे के अंदर लाइट जल रही है, अगर आपसे एक छोटा बच्चा पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बल्ब। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्यों, मतलब ये क्यों ऐसे जल रहा है या कैसे जल रहा है, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको साइंस नहीं आता है। साइंस ही तो एक्सप्लेनेशन देता है, समझ में आ रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या, वैज्ञानिक क्या करते हैं, मेनली वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं, इनके मन में प्रश्न आता है, उस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो खुद उत्तर ढूंढते हैं, समझ में आ रहा है। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता है उसका, तो खुद उत्तर ढूंढते हैं, दैट मीन्स उसका खुद ही आंसर क्रिएट करते हैं, वो ही वैज्ञानिक है। तो मेनली बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही हर साइंटिस्टों की उत्पत्ति होती है। जितने भी साइंटिस्ट आपको मिलेंगे ना, वो यही काम कर रहे होंगे, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, कहानी में ऐसा है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के मन में प्रश्न ये उठा कि आखिर यार हम जो भी चीज़ खाते हैं या सांस लेते हैं तो ये सब चीज़ें कहाँ जाती हैं, पेट में जाती हैं, मतलब खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, सांस लेते हैं तो लंग्स फेफड़े में जाता है। लेकिन ये इसके बाद तो यहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा, यहाँ पे रहेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, हम खाना खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, तो केवल पेट को ऊर्जा मिल रही है, बाकी शरीर के अंगों को तो मिल नहीं रही है। तो बाकी के शरीर के अंगों तक या तो ये खाना जा रहा होगा, तभी तो बाकी के शरीर के अंग भी एनर्जेटिक बन रहे हैं। या हम सांस ले रहे हैं, तो हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स तक ही तो नहीं जा रहा होगा ना, पूरे बाकी के शरीर के पास भी जा रहा होगा, क्योंकि कोशिका की रिक्वायरमेंट है। तो आखिर ये पहुंचा कौन रहा है, समझ में आ रहा है, आखिर पहुंचा कौन रहा है। तब उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया, तब उनको पता चला कि एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर एक अलग से सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में 1628 में, याद रखेंगे 1628 में दिखाई दे रहा है, 1628 में विलियम हार्वे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं खोज की, तो किसने की थी, विलियम हार्वे ने। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट एक और समझ लीजिए कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मेनली हम चाहते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ें, तो हमको किस टाइप के साइंस में पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैंने शुरुआती दौर में ही आपको पढ़ाया था। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं सर, मैं अगर आपसे बात करूं कि मुझे लंग्स के बारे में पढ़ना है, तो कौन सा हमको पढ़ना पड़ेगा साइंस का पार्ट्स, मतलब कौन सी ब्रांच पढ़नी पड़ेगी साइंस की, याद है आपको, याद है, भूल गए। अच्छा ठीक है, दांत के बारे में मैंने आपको बताया था। दांत जब पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं, दांत के लिए हमको पढ़ना पड़ता है ओडोंटोलॉजी, है ना, और उसके डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। ये तो पता है आपको, आया ना।
हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कौन सा लॉजी पढ़ते हैं, जो साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी, और उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। मेनली हम एक सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मेनली हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से क्या फायदा, हम ब्लड के बारे में जानकारी रखेंगे, यानी हम ब्लड के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे, हार्ट के बारे में जान जाएंगे, ब्लड पाइप्स के बारे में जान जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये पूरे के बारे में हम जान जाएंगे कब, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की होल स्टडी करेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम की होल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंजियोलॉजी, क्या बोलते हैं, एनेंजियोलॉजी। एनेंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आपसे कोई पूछे सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पूरा जानना है, यानी ब्लड जानना है, हार्ट जानना है, ब्लड की पाइपों के बारे में जानना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, एनेंजियोलॉजी, ठीक है ना। और फादर कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम के, विलियम हार्वे। कब खोज की थी उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम, 1628, ठीक है ना। तो अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, ब्लड, हार्ट और ब्लड पाइप। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मेनली हार्ट के बारे में, ओके। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अभी अब डायरेक्ट हार्ट पे मत जाइए, पहले ये समझिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जब खोज हुई तो मेनली हमको ये तो पता चल चुका है ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है चीज़ों को, है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट कराता है तो 2 तरीके से करा रहा होता है, या तो ओपनली करा रहा है, ओपन ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, जहाँ जाना है मतलब हर जगह पहुँच जाएगा। जैसे समझो ये पाइप जो खून है, मेनली खून ही कराएगा, खून ही सबको लेके जाता है, देख रहे हो ना इतने लोगों को कौन लेके जा रहा है, खून ही। अच्छा, इसमें मैंने इसको लिखा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, इन सबको कौन लेके जाता है, ये खून ही लेके जाता है ना। तो मेनली ये खून लेके जा रहा है, तो खून ऐसे लेके जा रहा है कि इसको पाइप की जरूरत नहीं पड़े, बिना पाइप के चल रहा है, ओपन फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है। जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओपनली चल रहा है पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एक तो ओपन फ्लो हो जाएगा, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसका मतलब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक में जहाँ खून ओपनली नहीं चल रहा है, पाइप में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम उन दोनों की बात करते हैं। फिलहाल में आप इतना सब क्या कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें भैया, तो 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव की बात करें तो हमारे जीवों के अंदर, हमारे क्या होंगे, पूरे जीव, हम भी एक जीव ही हैं, ठीक है। तो जीवों के अंदर 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ओपनली हो रहा होता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने टाइप, 2 टाइप। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। अब अगर मैं समझाऊं बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र, तो जैसा मैंने बोला कि इसमें ब्लड का फ्लो ओपनली होगा। मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा क्या है, शरीर है, शरीर इतना बड़ा शरीर, गोलाकार शरीर, हाँ नॉर्मली एज्यूम करो, तो इसमें जो ब्लड होगा ना वो ओपनली फ्लो हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, ओपन फ्लो है, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ पाइप, ओके। यहाँ पे कोई ऐसी पाइप नहीं है जिसके अंदर ब्लड क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। तो मेनली ब्लड का फ्लो ऐसे ओपनली चल रहा होगा, समझ में आ रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज फिलहाल में आप इतना समझिए कि इसमें खून का फ्लो जो होगा वो ओपन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओपन, कोई पाइप नहीं, कोई पाइप नहीं, समझिएगा ध्यान से। अब ये कौन ऐसे लोग होते हैं भैया जिनके अंदर ब्लड वैसे खुला घूम रहा होता है बिना पाइप के। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर कैसा है, ओपन वाला है कि क्लोज वाला है, क्लोज वाला है। देखिए कैसे पता चलेगा, आप मेरे हाथ को देखिएगा, ये देख पा रहे हो क्या, ये दिख रहा होगा, ये पोर्शन है ना, जिसको आप देखते हैं जब इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो जब इंजेक्शन लेता है तो इंजेक्शन लेने के बाद नसें ढूंढता है और उस नस के अंदर ऐसे सुई इंजेक्ट करता है, फिर वहाँ से खून निकालता है, क्योंकि एक्चुअल में खून कहाँ है, इन पाइपों के अंदर है। देखिए ये बहुत पतली पतली पाइपें हैं, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। आपको भी दिख रही होंगी ग्रीन ग्रीन कलर की पाइपें हैं आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए
दिख रहा होगा, है ना, दिखा, बिल्कुल। तो ये सब क्या है, पाइपें हैं, क्या है, पाइपें हैं। तो हमारा जो खून होता है इन पाइपों के अंदर घूम रहा होता है, बहुत सारी पाइपें हमारे पूरे बॉडी के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। तो हम ओपन में नहीं आते हैं, तो ओपन में आते कौन कौन है भैया, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खून खुला घूमता बिना पाइप के। तो आप जानते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, कॉकरोच, कॉकरोच को जानते हैं, कॉकरोच के अंदर भी क्या होता है, सेम, कॉकरोच के अंदर भी खुला घूम रहा होता है खून। लीच, लीच जानते हैं, अच्छा मैं इसका सीधा नाम लिखता हूँ जोक, जानते होंगे आप, अच्छा। और देखिएगा स्पाइडर, स्पाइडर मतलब जानते हैं, मकड़ी, है ना। तो मकड़ी के अंदर भी क्या होता है, वो खुला घूम रहा होता है, क्लियर है। देखिए मछली जो होती है उसके कुछ पोर्शन में क्लोज होता है और एक कुछ में ओपन होता है, यानी पूरे बॉडी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो एक मछली ऐसा मतलब जीव है जिसके अंदर ओपन और क्लोज दोनों हो रहा होता है, उसके अंदर मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके फेफड़ों मतलब जैसे देखिए गलफड़ों से लेके आगे तक जाएंगे ना तो खून पाइपों में होगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा, खुला होगा, समझ में आ रहा है। तो मछली का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मिक्स वाला है, उसको भी लिख लीजिएगा कि मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, मछली का, फिश का, ठीक है ना, ओपन एंड क्लोज दोनों होता है। मैं आपको जब कल आऊँगा तो इसके बारे में एक वीडियो कर रहा हूँ, एक इमेज लेके आऊँगा तो वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा ज़्यादा बेटर तरीके से। बस याद रखिएगा कि इसमें ओपन और क्लोज दोनों होता है, ठीक है। अच्छा अब क्लोज वाले की बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब यहाँ पे पाइपें होती हैं, क्या होती हैं, पाइपें। वैसे तो बहुत सारी पाइपें होती हैं मेनली, लेकिन दो टाइप की पाइप के अनुसार किया गया है मेनली। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो पाइप में घूम रहा होता है, पाइप में मतलब घूमने का मतलब क्या है, बह रहा होता है। और मेनली उन पाइपों का नाम है, देखिए दो तरीके की ब्लड पाइप आपको देखने के लिए मिलेगी, दो तरीके की पाइप होगी, एक को बोलते हैं हम लोग धमनी और दूसरे को बोलते हैं सिरा, ठीक है। धमनी का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरेट्री, क्या बोलते हैं इसको, एरेट्री, एरेट्री, और इसको बोलते हैं हम लोग वेन, क्या बोलते हैं, वेन। एरेट्री क्या करती है, इसका काम है शुद्ध खून को लेके जाना, शुद्ध रक्त का प्रवाह, शुद्ध रक्त का प्रवाह, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह करती है। जबकि वेन क्या करती है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कराती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें क्या हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लड है और ब्लड में क्या मिला है, ब्लड में यदि ऑक्सीजन मिला है तो इसको शुद्ध रक्त बोलेंगे, और यदि ब्लड है हमारा, ब्लड में क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। समझ में आ रहा है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो खून होता है पाइप में घूम रहा होता है, और पाइपें कितनी होती हैं, दो, एक एरेट्री और दूसरा वेन, एक एरेट्री और दूसरा वेन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा इनकी साइज के अनुसार इनका नाम बदलते रहता है, इनके साइज के अनुसार इनका नाम बदलते रहता है। जैसे एरेट्री के अंदर आएंगे तो साइज के बिहाफ पे देखोगे आप तो आपको मिलेगा एरोटा, क्या मिलेगा, एरोटा, ये सबसे बड़ी मतलब सबसे मोटी पाइप होती है, सबसे मोटी। फिर उसके बाद क्या आता है, एरेट्री, एरेट्री, एरेट्री क्या होता है, मतलब नॉर्मल पाइप होता है एरेट्री। और फिर दूसरे नंबर पे आता है एरेट्रियोल, एरेट्रियोल, ठीक है। तो एरोटा, एरेट्री एंड एरेट्रियोल। एरेट्रियोल सबसे पतली होती है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान देंगे, ऐसे ही ध्यान देंगे वेन वाली कहानी में। तो वेन में सबसे बड़ा जो होता है वेना कावा होता है ना। वेन वाले में सबसे मतलब वो होता है जो, वो क्या होता है, वेना कावा। उसके बाद वेन और उसके बाद वेनलेट, क्या होता है, वेनलेट, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से खून कैसे चलता है।
तो मेनली एरोटा में सबसे मतलब मोटे पाइप में सबसे खून कनेक्टेड होता है, सीधा मतलब मैं समझा रहा हूँ। एरोटा हमारा कनेक्टेड होता है हार्ट से। किससे कनेक्टेड होगा? हार्ट से। हार्ट से कनेक्टेड है एरोटा, यानी सबसे मोटी पाइप कहाँ कनेक्टेड है? हार्ट से। हार्ट से खून लेगा, यानी खून किस में आएगा? एरोटा में। एरोटा से फिर ये खून कहाँ जाएगा? एरेट्री में। एरेट्री से फिर किस में चला जाएगा? एरेट्रियल में। अब देखना, एरेट्रियोल से खून जाएगा किसके पास? सेल के पास। किसके पास जाएगा? सेल के पास। तो मेनली एरेट्रियल के बाद ये एक्चुअल में डायरेक्ट खून सेल में से थोड़ी ना कनेक्ट हो जाता है। एक्चुअल में एरेट्रियल से खून चला जाता है कैपिलरी में। किसमें चला जाता है? कैपिलरी में। और एक्चुअल में कैपिलरी कनेक्टेड होती है सेल से। समझ में आ रहा है? तो ये खून ऑक्सीजन लिया कहाँ से? हार्ट से। देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ हार्ट, थोड़ा सा बेसिक आज आइडिया ले लो। हार्ट से खून लिया है एरोटा ने। हार्ट ने खून किसको दिया? एरोटा ने। एरोटा को मिल गया। अब एरोटा किसको दे देगा? ट्रांसफर करेगा एरेट्री को। एरेट्री किसको दे देगी? एरेट्रियल को। एरेट्रियल के बाद खून कहाँ चला जाएगा? कैपिलरी में, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में गया तो कैपिलरीज से खून, मतलब कैपिलरीज किसके अराउंड होती है? सेल के अराउंड। तो ये पूरा का पूरा खून कैपिलरीज में चला गया और कैपिलरीज से ये जो खून के अंदर ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन लेके आया था ना, ये सब क्या लेके चलती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे आया कहाँ पे? कैपिलरीज में। और ये ऑक्सीजन किसको मिल गया? सेल को। सेल ने ऑक्सीजन लिया, उसके बदले क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी उस खून के अंदर क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून किस में जाएगा? वेनलेट में। वेनलेट से कहाँ पे जाएगा? वेन में। वेन से वेना कावा, और वेना कावा से हार्ट। फिर हार्ट भेजेगा लंग्स के पास खून को, और वहां से ऑक्सीजन मंगवाएगा। मतलब यहाँ से फिर ये हार्ट किसको भेज देगा? लंग्स को। क्या करेगा? ये ब्लड जो आया है क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है ना, तो फिर ये क्या करेगा? लंग्स के पास भेजेगा, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर ब्लड वापस आएगा हार्ट के पास। फिर हार्ट किसको दे देगा? एरेटा को। क्या मेरी बात समझ पाए? एक बार मैं थोड़ा सा और बनाऊं। ऊपर है जगह? ऊपर जगह है? थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि ये कहानी आप यहीं पे समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम फीस वाला समझ लीजिएगा, तो मेनली ध्यान देंगे बड़े अच्छे से। मैंने क्या बोला? हार्ट से कनेक्टेड है कौन सी पाइप? एरोटा। कौन सी पाइप कनेक्टेड है? पहले हार्ट को बना लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंस मत बन जाइएगा। तो मेनली हार्ट बनाते कैसे हैं? ऐसा कुछ बनता है हार्ट। अब जैसे मुझे बनाने आया भाई, बना दिया मैंने हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है। ठीक है, तो देखिए हार्ट से खून कहाँ पे आया? एरोटा में। एरोटा मतलब हमेशा याद रखेंगे शुद्ध खून चलता है इसमें। कैसा खून? शुद्ध खून। ठीक है, एरोटा से किस में आया? एरेट्री में। एरेट्री से एरेट्रियोल। मैंने बोला ना पतला होता जाएगा, पाइप पतली हो जाएगी। यहाँ पे बहुत मोटा है, फिर धीरे धीरे पतला, फिर ये एरेट्री आके कनेक्ट हो गई कैपिलरी। सबसे पतली ये होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और सेल के पास कौन सी पाइप होती है? कैपिलरीज। फिर इस कैपिलरीज के पास ये ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन ये कैपिलरीज के अंदर जो खून है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो किसके पास चला जाएगा? सेल के पास। और सेल से ऑक्सीजन किसके पास चलाएगा? कैपिलरीज के पास। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर से आया था ऑक्सीजनेटेड वाला, लेकिन जब इधर से निकलेगा तो कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एरेट्री में तो जा नहीं सकता, अब ये कहाँ जाएगा? वेनलेट में। कहाँ पे जाएगा? वेनलेट में। वेनलेट से फिर किस में जाएगा? वेंस में। और वेंस से फिर किस में जाएगा? वेना कावा में। अब वेना कावा से कहाँ चला गया? हार्ट में। अब ये हार्ट फिर यहाँ से किसको भेजेगा? फिर एक पाइप यहाँ से लगी होगी जो कहाँ पे जाएगी? लंग्स में। कहाँ पे जाएगी? लंग्स में। क्यों जा रही है जानते हो ना? यहाँ पे CO2 वाला खून है, तो इस CO2 को किसको देना पड़ेगा? लंग्स को। और लंग्स को CO2 दे के उसके बदले क्या लेना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेके फिर ये खून कहाँ आएगा? हार्ट में। समझ में ना? तो एक पाइप गई होगी किधर की ओर? एक पाइप किधर की ओर गई होगी? लंग्स की ओर। और फिर मतलब हार्ट से लंग्स की ओर गई होगी, और दूसरी पाइप लंग्स से हार्ट की ओर। अब यहाँ से जो खून आएगा उसमें क्या मिला होगा? ऑक्सीजन। क्लियर है कि नहीं है? मेनली एरेट्री का काम क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, एरेट्री का काम होता है खून को हार्ट से शरीर तक ले जाना। या सीधा मतलब समझो, हार्ट को खून को हमेशा हार्ट से दूर ले जाना। समझ में आ रहा है? अब वेनलेट का काम क्या? मतलब वेन वाली जो पाइप होती है इसका काम क्या होता है? शरीर से खून को कहाँ लेके आना? हार्ट तक। समझ में आ रहा है? तो जो शरीर की ओर जा रही है पाइपें, जो शरीर की ओर फैली हुई है, उनको हम क्या बोलेंगे? धमनी। समझ में आ रहा है? और जो क्या है? हार्ट की ओर आ रही है पाइपें, उनको क्या बोलेंगे? सिरा।
अब यहीं पे थोड़ा सा समझना, जैसे ये वाली जो पाइप है, ये वाली पाइप हार्ट से दूर जा रही है, नहीं हार्ट से बाहर किसी दूसरे पार्ट में जा रही है, तो क्या होगी? एरेक्ट्री होगी ना, हाँ या ना? एरेक्ट्री का काम है हार्ट से दूर लेके जाना खून को, तो हार्ट से दूर लेके जा रही, नहीं ले जा रही है, तो एरेक्ट्री होगी कि वेन होगी, ये बताओ। एरेक्ट्री है ये, क्या है? एरेक्ट्री, क्योंकि हार्ट से दूर लेके जा रही है, हार्ट से दूर ले जाएगी जो भी पाइप, वो क्या होगी? एरेक्ट्री। तो ये एरेक्ट्री है, लेकिन जानते हो क्या है? इस एरेक्ट्री के अंदर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो याद रखना, एक्चुअल में एरेक्ट्री ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है कि एक जो पाइप है वो कहाँ की ओर लेके जाती है? लंग्स की ओर। वो वाली एरेक्ट्री क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्शन है ये, क्या है? एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं धमनी के बारे में और लिख दूं, हाँ या ना? और लिख देता हूँ मेनली। तो ये पहला पॉइंट ले लेना, ये भी इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मेनली ये पाइप, धमनी के बारे में लिख दे रहा हूँ मैं, ये पाइप खून को यानी ब्लड को शरीर से दूर ले जाती है, शरीर से सॉरी हार्ट से शरीर की ओर ले जाती है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स। समझ में आ रहा है? हार्ट से किधर की ओर? बॉडी पार्ट्स की ओर लेके जाती है। और एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लेना, इसके केस में यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दे रहा हूँ मैं, यहीं पे एक्सेप्शन लिख देना। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। क्या है इसका अपवाद? देखिए ये कहता है कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है कौन? एरेक्ट्री। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ये वाली जो एरेक्ट्री है, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी। ध्यान देंगे, इसको नाम क्या देंगे? पल्मोनरी एरेक्ट्री। क्या नाम देते हैं? पल्मोनरी एरेक्ट्री। क्यों नाम देते हैं? क्यों नाम देते हैं पल्मोनरी एरेक्ट्री? देखिए लंग्स की अगर आप बात करोगे तो लंग्स का यदि हम क्या करना चाहे, स्टडी करना जाए तो पल्मोनोलॉजी होता है। लंग्स की स्टडी पल्मोनोलॉजी कहलाती है कि नहीं कहलाती है? इसीलिए लंग्स के लिए हमेशा पल्मोनोलॉजी का मतलब सीधा पल्मोन शब्द आएगा, पल्मोन शब्द आएगा। अब ये देखिए, ये जो एरेक्ट्री है वो कैसी एरेक्ट्री कहलाएगी? चूंकि लंग्स की ओर लेके जा रही है इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया है? पल्मोनरी एरेक्ट्री। और पल्मोनरी एरेक्ट्री एक ऐसी एरेक्ट्री होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, हाँ या ना? जबकि एरेक्ट्री का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी एरेक्ट्री क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पहले ये देखिए, वहां किनारे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ, वो पल्मोनरी एरेक्ट्री है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सिरा का काम क्या है? कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सिरा का एक और काम है कि ये खून को शरीर के बॉडी पार्ट से कहाँ के लेके आती है? हार्ट की ओर। तो इसका एक काम ये है कि ये पाइप ब्लड को कहाँ की ओर से लेके आती है? बॉडी पार्ट्स से हार्ट की ओर, है ना? बॉडी पार्ट्स से हार्ट की ओर, ठीक है? बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर। तो ये वाली क्या कर रही है? यही तो कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? ये एक्चुअल में वेन ही तो होगी, हाँ या ना? सिरा ही तो होगी। कौन सी पाइप है ये? सिरा, बिकॉज ये लंग्स से हार्ट की ओर लेके आ रही है। कोई भी पाइप जो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर के लेके आती है वो वेन ही होगी, तो ये भी वेन है, ठीक है ना? लेकिन ये कैसी है? लंग्स से लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। और पहली बार ऐसी वेन आई है जो कैसी है? ऑक्सीजन वाली है। समझ में आई ना बात? तो जो सिरा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कौन? पल्मोनरी वेन। क्लियर है ना? ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? और ये पल्मोनरी एरेक्ट्री कैसा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। इसको लिख लेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि कैसे कहानी अंदर चल रही होती है जब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्लोज होगा। क्लियर है? बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल कौन है? इसके एग्जाम्पल हम लोग खुद हैं, ह्यूमन बीइंग, है ना? ह्यूमन खुद इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा कौन एग्जाम्पल है? जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, जितने स्तनधारी हैं वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं। यहाँ तक कि केचुआ जानते हैं? केचुआ, तो जो केचुआ होता है वो भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्म। क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। अच्छा, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो इसी में आते हैं। कीड़े मकोड़े अगर बात की जाए तो जितने भी इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, तो ये कीड़े मकोड़े किस में आते हैं? ओपन वाले में है, ठीक है? आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज समझ में आ गया होगा।
ठीक है। ओपन मतलब ओपन फ्लो होता है, कोई पाइप नहीं होती है। जब क्लोज की बात करेगा तो पाइप होती है, दो तरीके की पाइप पाई जाती है, एक धमनी और एक सिरा। कैसे कहानी चल रही होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप आप इस कहानी को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे डन करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो एक बार मैं ज़रूर उसको रिपीट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जगह के कारण थोड़ी सी समस्या क्रिएट हुई होगी। तो मैं आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, उसको अगेन रिपीट करूँगा, और मैं ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं अब आगे क्या पढ़ाऊँगा, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो जब मैं हार्ट के बारे में पढ़ाऊँ तो वो बातें आप भूलिएगा नहीं, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें।